आइए आज हम जानते हैं काव्य रीति के बारे में। काव्य रीति किसे कहते हैं? काव्य रीति, रीति का क्या अर्थ होता है? रीति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की रीढ़ धातु में कितन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मूल अर्थ होता है मार्ग। रीति की परिभाषा या रीति का प्रवर्तक, सबसे पहले हम देखते हैं रीति संप्रदाय का प्रवर्तक वो है आचार्य वामन। उन्होंने स्वरचित काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना में रीति की परिभाषा देते हुए लिखा कि विशिष्ट पद रचना रीति, विशेषो गुणात्मा अर्थात कवि लेखक के काव्य लेखन की अपनी विशिष्ट गुण शैली ही काव्य की रीति होती है। अर्थात इसका संबंध उन्होंने गुण से माना है। काव्य की आत्मा रीति को माना गया है और आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि रीति आत्मा काव्यस्य। रीति शब्द जो है उसका अर्थ हम अलग अलग शब्दकोशों के अनुसार अलग अलग लेते हैं। जैसे कुछ लोग रीति को मार्ग के रूप में भी लेते हैं, पथ के रूप में भी लेते हैं, विधि के रूप में भी लेते हैं। कुछ लोग इसे पद्धति या प्रणाली अथवा शैली के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो जो काव्य रीति है वो किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा अपने काव्य लेखन के लिए जो भी शैली वो काम में ले रहा है उसे हम काव्य रीति के रूप में जानते हैं। तो ये तो हो गई हमारी काव्य रीति की बात। और काव्य रीति को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नामों के द्वारा पुकारा है, नामों से जाना है उसे। तो जैसे हम देखते हैं कि आचार्य वामन ने उसे रीति कहकर पुकारा, आचार्य कुंतक ने उसे मार्ग के नाम से पुकारा, आचार्य मम्मट ने उसे वृत्ति कहा, आचार्य आनंदवर्धन ने उसे पद संघटना कहा, आचार्य विश्वनाथ ने भी उसे पद संघटना के नाम से ही संबोधित किया है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि रीति जो है वो कई नामों से यहाँ पर आचार्यों ने अपने अलग अलग नाम उसे दिए हैं। जैसे कि आचार्य राजशेखर ने उसे वचन विन्यास क्रम भी कहा है, आचार्य दंडी ने उसे मार्ग नाम से संबोधित किया है, आचार्य भरत मुनि उसे वृत्ति, जिसे हम संकेत मात्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार रीति को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नामों से जानने और समझने की और पुकारा है। आचार्य वामन के रीति के अपने कुछ 3 भेद उन्होंने स्वीकार किए हैं, जिसमें वैदर्भी रीति को लिया है उन्होंने, गौड़ी रीति को लिया है और पांचाली रीति को लिया है। तो जो वैदर्भी रीति है, इस रीति में सुकोमल और सुकुमार अर्थात श्रुति मधुर, जो कि सुनने में मधुर हो और जिसमें संगीतात्मकता हो, ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इसमें हम विशेष रूप लेते हैं वो होता है कि इस रीति में संयुक्त अक्षरों का अभाव पाया जाता है। इस रीति में ट वर्गीय विशेषतः जैसे कि महाप्राण वर्णों जैसे कि ठ ढ आदि का भी अभाव पाया जाता है। चौथा जो इसमें हम लेते हैं वो होता है कि इस रीति में
सामासिक पदों का भी पूर्णतया अभाव पाया जाता है। पांचवा है इसमें कि यह रीति श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों की रचना के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। अधिकांशतः ये माना जाता है। और आचार्य दंडी ने इस रीति में अपने द्वारा प्रतिपादित 10 गुणों का समावेश भी माना है, परंतु आचार्य मम्मट इसमें केवल माधुर्य गुण को ही स्वीकार करते हैं। और जो 7वां इसका बिंदु है उसमें ये है कि प्रारंभ में विदर्भ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण ही इसका नाम जो है वो वैदर्भी रीति पड़ा है। तो ये कुछ वैदर्भी रीति की विशेषताएं थी, इसके कुछ 5-6 बिंदु हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इसका उदाहरण, इसके काव्य के जो लक्षण हैं, इसकी जो उदाहरण है वो इसमें आप देख रहे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन की ही जल से पग धोए। तो इस प्रकार मधुरता को लिए हुए कई उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण या हम दूसरी रीति पर बात करते हैं। पहली रीति तो हो गई हमारी वैदर्भी रीति। अब दूसरी रीति जो है वो है आपकी गौड़ी रीति। तो इस रीति में कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस रीति में सामासिक पदों एवं संयुक्त वर्णों का भी अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इस रीति में ट वर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये जो रीति है ये अधिकतर वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स आदि रसों की रचना के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी ने इस रीति में ओज और कांति गुणों की प्रधानता मानी है, जबकि आचार्य मम्मट इसमें ओज गुण की प्रधानता को मानते हैं। प्रारंभ में गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण इस रीति का नाम गौड़ी पड़ गया था। इसका उदाहरण जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रस्तुत पद में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ओजस्विता का भाव है, वीरता का भाव है, गौरव का भाव है। और इसमें अनेक संयुक्त अक्षरों का प्रयोग जो है वो किया गया है, जैसे कि हिमाद्री है, स्वयं प्रभा है, समुज्ज्वला है, अमर्त्य है। ऐसे अनेक सामासिक पदों का प्रयोग इस का पंक्तियों में किया गया है। दूसरा जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि दृढ़ है या बड़े हैं, इसके अंदर ठ और ट वर्ग की जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं इनका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसलिए इसमें पूर्ण रूप से गौड़ी रीति को इस पूरे पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसमें गौड़ी रीति के लक्षण जो हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तीसरी जो हमारी रीति आती है वो आती है पांचाली रीति। अब पांचाली रीति जो है ये रीति जो है वैदर्भी और गौड़ी दोनों के बीच की रीति है। इसमें संयुक्त अक्षरों, सामासिक पदों एवं ट वर्णीय वर्णों का कुछ मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है।
तीसरा बिंदु इसमें जो लेते हैं वो ये है कि इस रीति में वैदर्भ की तरह श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों की रचना के लिए ये रीति उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी इस रीति में प्रसाद और माधुर्य दोनों ही गुणों की प्रधानता को मानते हैं, लेकिन आचार्य मम्मट जो हैं वो केवल इसमें प्रसाद गुण को ही रखना चाहते थे और इसकी ही प्रधानता को स्वीकार करते हैं। पांचवें बिंदु में हम लिखते हैं कि प्रारंभ में पांचाल प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग में लिए जाने के कारण इस रीति का नाम पांचाली रीति रखा गया था। इसका एक उदाहरण आपके सामने हम पढ़कर सुना रहे हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज सिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। खाने कबो नाखन ते ब्रज के बनबाग तड़ांग निहारो, कोटिक हवे कलध्योत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। अब इस पूरे पद में सामासिक पदों का पूर्ण रूप से अभाव है, परंतु कुछ स्थानों पर ट वर्गीय वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हो गया है। अतः यहाँ पर पांचाली रीति जो है वो मानी जा सकती है। तो इस प्रकार आपने अभी तीनों रीतियों के बारे में हमने आपको इसमें बताया कि किस प्रकार वैदर्भी रीति और पांचाली रीति और गौड़ी रीति जो है वो